अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मौदली पंजवानी, आपका मेज़बान और बिज़नेस 360 की एक नई काविश है। नया एपिसोड है और एपिसोड जो है वो एक सीरीज़ होगी और इस सीरीज़ का जो नाम है वो मार्केट ध्यान है। मार्केट में अमूमन अगर आप जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं, बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, आपके जो कॉर्पोरेट हाउसेज़ होते हैं, उनके जो सीईओज़ होते हैं, जो हाई नेटवर्क जो लोग हैं, जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो है मार्केट में एक दूसरे से अगर कम्युनिकेट करते हैं तो वो ध्यान पूछते हैं कि क्या ध्यान है आपका मार्केट से रिलेटेड, कोई स्क्रिप्ट से रिलेटेड आपका क्या ध्यान है। अमूमन होता ये है कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में जितने भी लोग हैं एक्टिव और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो एक दूसरे से टिपें मांग रहे होते हैं और हमारे पास चंद ऐसी चीज़ें हैं, एग्जांपल हमने देखी कि लोग जो है शॉर्टकट में ज़्यादा जा रहे होते हैं, टिपें मांग रहे होते हैं, आप हमें टिप दें कि कौन सा शेयर जो है वो चलेगा, कौन से शेयर्स में जो है बुल के मामलात होंगे। इसके बरअक्स अगर हम देखें तो जितने भी जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो एक दूसरे से ध्यान मांग रहे होते हैं कि ध्यान बताएं कि आपको मार्केट में क्या लग रहा है कि आया जो है वो बुल्स भारी होंगे या बेयर्स भारी होंगे। मार्केट में जो है वो पॉजिटिव टेंडेंसी ज़्यादा है कि नेगेटिव टेंडेंसी ज़्यादा है। ओवरऑल जो है इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक के क्या मामला चल रहे हैं, कोई अपडेट तो नहीं भी है पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। तो वो जो है ध्यान मांग रहे होते हैं। तो हमारा जो पूरा ये सीरीज़ है वो ध्यान से बेस्ड होगा। वंस अगेन आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर करूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको टिपें बांटना नहीं है, आपको इन्फ्लुएंस करना नहीं है बाइंग और सेलिंग की तरफ। ये प्योर जो है मार्केट की एक स्टडी है, एक ध्यान है और इससे जो है हम एक पिक्चर बनाएंगे कि जो अगला जो ट्रेडिंग सेशन है थर्सडे के दिन 26 दिसंबर को, उसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये डिस्क्लेमर वंस अगेन कि आप जो है इसमें हम कोई किस्म की आपको बाइंग और सेलिंग इन्फ्लुएंस नहीं दे रहे। आपको सिर्फ जो है मार्केट का डेटा, मार्केट के आदात व शुमार, चंद बिजनेस आर्टिकल्स हैं वो आप लोग के साथ शेयर करें ताकि आपका ध्यान बना रहे इस मार्केट के साथ। सबसे पहले जो ध्यान लेने के लिए अगर हम होमवर्क करें तो सबसे पहले आपको मैं रेकमेंड करूंगा बिजनेस रिकॉर्डर अखबार पढ़ें। बिजनेस रिकॉर्डर अखबार जो है वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल अखबार है। हमारे जो स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करना चाहते हैं, कमोडिटीज़ में जो लोग काम करना चाहते हैं, उनके लिए जो है बिजनेस रिकॉर्डर यानी सबसे ज़्यादा क्रेडिबल है। और बिजनेस रिकॉर्डर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो ओवरऑल जो है आपकी थिंकिंग जो है वो ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स मार्केट, कैपिटल मार्केट। आप कमोडिटीज़ में अगर ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आपको जो है उसके बारे में भी पता चलेगा। आप इन्वेस्टमेंट कौन सी करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को किस तरह से डाइवर्सिफाइड किया जा सकता है, तो आपकी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो जाएगी। तो बिजनेस रिकॉर्डर जो है, जो खास तौर पे जो हमारी यूथ है उसके लिए तो मैं रिकमेंड ही करूँगा कि आप जो है कोई भी सोशल मीडिया पे जो जंक चीज़ें होती हैं, जो नॉइज़ेज़ होते हैं, उससे बेहतर ये है कि आप बिज़नेस रिकॉर्डर पढ़ना शुरू करें, अपना ध्यान बनाएँ। अगर आपको जो है स्टॉक मार्केट में एज़ अ प्रोफ़ेशनल काम करना है, एज़ अ प्रोफ़ेशनल इक्विटी डीलर काम करना है या फंड मैनेजर काम करना है, तो उनको भी जो है यही प्रैक्टिस कराई जा रही होती है कि आप जो है एक क्रेडिबल जो न्यूज़ है, अखबार है, आप उसको फ़ॉलो करें और उसमें जो आर्टिकल्स हैं उसको पढ़ना शुरू करें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो बिज़नेस रिकॉर्डर में पहला आर्टिकल जो हम देखेंगे वो होगा कि जो पास्ट प्रीवियस जो सेशन था मार्केट का, उसमें ओवरऑल हुआ क्या? क्या ऐसी चीज़ें हुई जो हमें मद्देनज़र रखनी है आगे गोइंग फॉरवर्ड जो है ट्रेडिंग सेशन में जाने से पहले। तो आर्टिकल आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहला आर्टिकल ये है कि प्रॉफिट टेकिंग मेंटेन्स ग्रेप एस के सी 100 इंडेक्स शेड ओवर 1500 पॉइंट्स। 1500 पॉइंट जो है मार्केट ने जो है वो लूज़ किए हैं। हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने लूज़ किया है और उसमें जो है हमने देखा कि ओवरऑल वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। वॉलेटिलिटी क्यों थी? हमारा जो रोल ओवर वीक है इस वजह से वॉलेटिलिटी हमने ज़्यादा देखी और दूसरा जो है वो 25 दिसंबर को छुट्टी थी तो एक गैप आ रहा था, तो इस वजह से जो है सेलिंग साइड पे मामला ज़्यादा थे। कौन से ऐसे स्क्रिप्ट थे जिनमें सेलिंग आई? तो इसमें अगर हम देखें तो हपको है, मारी है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है, शेल है, एचबीएल है, एमसीबी है और नेशनल बैंक है। तो इनमें जो है हमने देखा कि थोड़ा बहुत जो है मामलात आए, थोड़े बहुत जो है वो सेलिंग साइड पे चीज़ें हुई। दूसरा ये अगर हम देखें तो जो फेडरल रिज़र्व का जो डेटा आ रहा है, आदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, तो उस हिसाब से भी जो इंटरनेशनल मार्केट है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब चल रही है। इसके अलावा हम देखें तो एक जो है वो ईयर एंड में एक लॉन्ग वीकेंड होता है जिसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो छुट्टियों पे जाता है तो उसकी इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होती। तो जो साल का एंड होता है उसमें जो है वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है।
इसका जो अगर हम डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट लूज़ किए हैं वो बरा फौजी ने लूज़ किए हैं। बरा फौजी ने जो है 346 पॉइंट जो है वो लूज़ किए हैं हमारे इंडेक्स से। मारी सेकंड नंबर पे है, मारी ने 197 पॉइंट लूज़ किए हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो एमसीबी है, एमसीबी ने 148 पॉइंट लूज़ किए हैं और चौथे नंबर पे अगर हम देखें तो हबको है 114 पॉइंट लूज़ किए हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें तो मार्केट में तेज़ी करने की जो कोशिश की, मार्केट को जो सहारा देने की, सपोर्ट करने की जो कोशिश की, मैं केसी 100 इंडेक्स, बेंचमार्क इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर हम देखें तो यूबीएल है, उसने 153 पॉइंट ऐड कराए। दाऊद हरक्यूलिस है, उसने 81 पॉइंट ऐड कराए और सुई नॉर्दर्न जो है उसने 61 पॉइंट ऐड कराए। तो यानी कुछ ऐसे स्क्रिप्ट थे जिन्होंने इंडेक्स को जो है कोशिश की कि यानी इंडेक्स जो है वो अपने आप को मेंटेन कर सके। टेक्निकल ग्राफ पे थोड़े बहुत मामला देख लें तो टेक्निकल ग्राफ पे अगर हम देखें तो डे चार्ट पे जो चीज़ें बनती हुई आ रही है तो नेगेटिव कैंडल बना है ऑब्वियसली। लेकिन जो आपका देखें तो पैराबोलिक बन रहा है, पैराबोलिक स्कार बन रहा है, वो हमें थोड़ा ये सजेस्ट कर रहा है कि इसके लिए जो है केसी 100 इंडेक्स के लिए जो है वो ये जो लेवल है 1,15,252 ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। इसको अगर क्रॉस करेगा तो इसके बाद जो है नई तेज़ी हो सकती है, नहीं तो ये अपना सपोर्ट लेगा और जो सपोर्ट है केसी 100 इंडेक्स का डे चार्ट पे वो 1,09,892 है, तो वहाँ से सपोर्ट ले सकता है। वीकली ग्राफ पे अगर हम देख लें तो वीकली ग्राफ पे जो है थोड़ा बहुत जो है वो विक बन रहा है और ऊपर से सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल तेज़ी में है वीकली ग्राफ में अगर हम देखें, लेकिन कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा लो बने हैं और सेलिंग साइड पे जो है मामला थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। दूसरा अगर हम इसको मंथली ग्राफ पे देखें तो मंथली ग्राफ पे जो है वो तेज़ी है, थोड़ी बहुत सप्लाई नज़र आ रही है। तो केसी 100 इंडेक्स के टेक्निकल पे अगर हम देखें तो कुछ इसी तरह के ही मामला बन रहे हैं। आरएसआई अगर हम डिस्कस करें तो आरएसआई जो है वो 93 के आरएसआई पे है, काफ़ी ज़्यादा है। और जो है आपका जो डे चार्ट पे है वो 62 के आरएसआई पे मार्केट चल रही है और जो है अगर ये नीचे आता है 60 को तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर जो है हम वापस दोबारा देख सकते हैं कि इंडेक्स 1,09,892 की तरफ आ सकता है, उसको अप्रोच कर सकता है। तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी है और थोड़ा बहुत जो है वो प्रॉफिट टेकिंग साइड पे जो है इस वक्त मामला नज़र आ रहे हैं। सेकंड आर्टिकल अगर हम देखें तो सेकंड आर्टिकल जो है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। बिजनेस रिकॉर्डर में जो सेकंड आर्टिकल आया है और उसमें जो ये कहा जा रहा है, जो हेडलाइन है वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान इन्फ्लेशन एंटिसिपेटेड टू लोअर फर्दर इन दिसंबर। अच्छा, ये जो आर्टिकल कह रहा है वो ये कह रहा है कि सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसके आदाद शुमार पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से निकलता है, तो वो जो है ये रेकमेंड हो रहा है और जो तवक्का की जा रही है कि दिसंबर में जो ये सीपीआई के आदाद शुमार आएंगे, जो इन्फ्लेशनरी नंबर्स आएंगे वो 4% पे आएंगे, जो कि 6.5 साल का जो है वो लो है, लोवेस्ट जो है वो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं। अब इसको आइदर हमें यानी इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि इसको जो है एक तरह से हमें रेड फ्लैग कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल हम देखें मामला तो पूरी दुनिया में जो है इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आ रहे हैं, ड्रास्टिकली नीचे आ रहे हैं। और कहीं बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपने अपने ममालिक के जो उन्होंने जो आदाद शुमार देखे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो है डिसइन्फ्लेशन है, ये जो है इन्फ्लेशन का उल्टा है और आगे जाके जो मामला होंगे वो रिसेशन के होंगे। अभी हालिया भी हमने देखा जो फेडरल रिजर्व ने भी जो है वो इंटरेस्ट रेट कम किया मॉनेटरी पॉलिसी में, उस हिसाब से जो है वो ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, ग्रोथ के पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। इन्फ्लेशन कम होना और ग्रोथ होना वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, जॉब्स जो है वो यानी ज़्यादा हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो जो है वो कम हो रहा है। तो वहाँ पर जो इस तरह के मामला नहीं हो रहे, तो ये कहा जा रहा है कि लोगों की जो है परचेजिंग पावर इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। रिसेशन में होता ही यही है कि लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाती है और जो ग्रोथ है, इंटरेस्ट रेट तो नीचे आता है लेकिन बोरोइंग कैपेसिटी जो है लोगों के पास नहीं होती। लोग जो है सस्ते रेटों में जो है वो पैसा बोरो हो रहा होता है लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि उनके पास जो है वो कैपेसिटी नहीं होती। तो ये डिफ्लेशन के मामला चल रहे हैं और इस आर्टिकल में जो है थोड़ा बहुत इस चीज़ को इंडिकेट भी किया गया है कि यानी पाकिस्तान करंट शार्प डिफ्लेशन ट्रेंड। अब ये फर्स्ट जो आर्टिकल है जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी आर्टिकल, वो यही कह रहा है कि डिसइन्फ्लेशन के मामला चल रहे हैं। इसके बाद जो है आगे जाकर अगर हम देखें तो रिसेशन के मामला हो सकते हैं।
मार्केट के चंद साइकिल्स होते हैं पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में अगर मैं साइकिल आप लोग के साथ शेयर करूं, एक चार्ट में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, तो उसमें होता ये है कि ग्रोथ होता है, एक ग्रोथ का टाइम होता है, इसके बाद एक बूम का साइकिल आता है। बूम के साइकिल्स में होता ये है कि जो अनरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं, और हम जो है ज़्यादा तवक्का कर रहे होते हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है और जो है इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आ रहे हैं, वो जो है मिसलीडिंग होता है। वो सारे मामला जो है मिसलीडिंग की तरफ जाते हैं। और जब रिसेशन ट्रिगर करता है तब जो है हम समझे कि एक तरह का ये बबल बना हुआ निकलता है। और इसके बाद जो हमने जो क्राइसिस देख चुके हैं हम पास्ट में, जो बड़े लंबे चौड़े क्राइसिस आ चुके हैं, 2008 का क्राइसिस जो है हमने रिसेंटली देखा है यूएस में, तो इस तरह के मामला जो है 2025-26 में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमें जो है इन चीज़ों को लेके जो है थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। व्हाट इज़ डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन क्या है? यानी डिसइन्फ्लेशन का जो है डिफ्लेशन एक तरह का फॉर्म है, और इसको जो है लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट जो है वो ये इसको कंसिडर करते हैं कि अगर जो है वो डिफ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन के जो लेवल्स हैं वो नीचे आते जा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ का पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो है एक सीवियर जो है एक तरह का मामला को ट्रिगर करता है, रिपल इफेक्ट होता है, और इस वजह से जो है पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है और जो मुकामी इकोनॉमी है वो मेल्ट डाउन का शिकार होती है। एक बबल होता है, वो बबल बर्स्ट होता है। तो इन चीज़ों को हमें जो है थोड़ा बहुत मद्देनज़र रखना है। एक और चीज़ है जिससे रिलेटेड जो है मैं आप लोग के साथ बताऊं कि जिसकी वजह से जो है स्टेट बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कम नहीं किया, और जो है लग रहा है कि ये जो है वो डिसइन्फ्लेशन के मामला नज़र आ रहे हैं, वो है आपका कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जो है वो तवक्का की जा रही है कि दिसंबर के महीने में 80 बेसिस पॉइंट्स जो है उसमें इजाफा होगा, और जो ये जो कोर इन्फ्लेशन है हमारा 10% के करीब रहेगा। तो ड्रास्टिकली अगर हम इंटरेस्ट रेट नीचे ला रहे हैं और कोर इन्फ्लेशन उस हिसाब से नीचे नहीं आता, क्योंकि हम जो है स्ट्रीट में जाएं हमें खुद पता चल जाएगा कि जो है महंगाई तो उस हिसाब से ख़त्म नहीं हो रही, सिर्फ नंबर्स में हमें नज़र आ रहा है कि महंगाई ख़त्म हो रही है, लेकिन जो है कोर इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा जो है वो इंडिकेट करता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सीपीआई के नंबर्स कम आ रहे हैं, लोगों की कुव्वत खरीद कम है, कोर इन्फ्लेशन में बताता है कि एक्चुअल में क्या मामला हो रहे। तो कोर इन्फ्लेशन अगर मज़ीद ऊपर जाएगा या फिर जो है कोर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता, तो ये एक ट्रिगर करेगा कि हमारे मामला जो है वो अभी भी जो है उनमें बेहतरी नहीं आई है, बिगाड़ है। और ये ऐसा ना हो कि हम जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नीचे कर दें और पब्लिक बोरोइंग ज़्यादा करें, और जो है बोरोइंग ज़्यादा हो जाए तो हमारी जो करेंसी है, मुकामी करेंसी, वो डेंट ना ले। तो इन चीज़ों को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड आर्टिकल जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ बिजनेस रिकॉर्डर का ही आर्टिकल है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो टाइटल है वो ये है कि बैलेंसिंग एक्ट ओपेक प्लस गैम्बल्स ऑन प्राइस स्टेबिलिटी। अब प्राइस को जो है स्टेबल करने के लिए ओपेक प्लस जो है वो वक्तन फ़वक्तन, जब से हमने देखा कोविड-19 के मामलात में, जब जो है क्रूड ऑयल जो है वो नेगेटिव $8 तक चले गया, माइनस चले गया, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो ओपेक है, ओपेक प्लस जो है, प्लस यानी रशिया भी उनके साथ है, और ओपेक जो है वो कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब है, यूएई है, ये तमाम ममालिक जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सप्लाई है उसको मेंटेन किया जाए और जो प्रोडक्शन है उसको कट किया जाए। और जो अभी इनकी कोशिश है वो ये है कि 5.86 मिलियन बैरल पर डे की जो है वो प्रोडक्शन की जाए 2026 के एंड तक, और जो है कोशिश की जाए कि जितना हो सके वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए, और जो है प्राइस नीचे नहीं आए, प्रॉफिटेबिलिटी जो है इनकी बरकरार रहे, मेंटेन रहे। तो उसके लिए जो है उन्होंने कोशिश की है कि इसको जो है चेक एंड बैलेंस पर लेकर आए। तो ये पूरा आर्टिकल उससे रिलेटेड है, जिसमें जो है इनकी कोशिश है कि जो अभी फ़िलहाल ब्रांडेड जो क्रूड ऑयल है वो $72 पे चल रहा है पर बैरल, और WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है वो चल रहा है $68 पर। हम जो है वो WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है वो क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो रिफाइनरीज़ है वो जो है उसको रिफाइंड आसानी से कर लेती है। डिफरेंट लेवल्स के जो है क्रूड ऑयल होते हैं, तो हम जो है WTI को यानी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और उसके रेट जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंस रखते हैं। जैसे हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में ऑयल के रिज़र्व ज़्यादा हैं,
ऑयल की जो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो सकती है और क्रूड ऑयल जो है वो काफ़ी नीचे नीचे के रेट पे मिल सकता है, क्योंकि उसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो उसमें जो उनके जो एक्सट्रैक्ट के जो चार्जेस होते हैं, जो खर्चा होता है, वो फिर जो है नेगेटिव में आना शुरू होता है। तो इस वजह से जो है ये ओपेक एक समझें कि एक तरह का तंजीम है जिसने कोशिश की है कि जितने भी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक यूनिट बने और वो जो है प्राइस का तयन कर सके और जो है प्रोडक्शन को जो है वो कंट्रोल कर सके कि कौन सा मुल्क जो है कितनी कैपेसिटी पे जो है वो प्रोडक्शन करेगा, ताकि जो रेट है वो मेंटेन रहे। तो ये जो है हमारे इन्फ्लेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसको भी आप पूरी डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं। और ओपेक जो है वक्तन फ़वक्तन हमने देखा है कि कोविड-19 के बाद से जब नेगेटिव में ये चीज़ चली गई थी, तो वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है ताकि वो जो है जो ऑयल प्रोड्यूस करना जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहे, उनको किसी किस्म का नुकसान ना हो। पास्ट में ही होता था कि इनकी यूनिट ही नहीं थी, तो चंद ममालिक जो है वो उनको नुकसान होता था ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में। इसके बाद अगर हम देखें तो चौथा आर्टिकल जो है वो अली खज़र साहब का है। अली खज़र जो है वो एक प्रोमिनेंट हम समझे देखें तो हमारे जर्नलिस्ट हैं, बिज़नेस रिकॉर्डर से ताल्लुक़ है इनका। और वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो ऐसी चीज़ें हमें पिन पॉइंट करके देते हैं, हाइलाइट करके देते हैं, गवर्नमेंट को भी जो है वो हाइलाइट करके देते हैं कि जो हम चीज़ें करें तो उसमें बेहतरी आ सकती है। इनका जो लेटेस्ट आर्टिकल है उसमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मस्ट प्रिपेयर टू लेट गो ऑफ द क्रचेस ऑफ रेमिटेंस। अब रेमिटेंस के मामला जो है वो पाकिस्तान को जो है उसके ज़्यादातर क्रेडिट नहीं लेना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, और पॉलिसीज़ पे काम करना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग पे काम होना चाहिए। इस आर्टिकल में वो थोड़ा बहुत ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हम जो है ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं, और ब्रेन ड्रेन से जो रेमिटेंस आ रहा है उससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। हमें जो है ये जितने भी हवाला हुंडी के नेटवर्क्स हैं, जिससे आगे जाके जो है हम ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं, हमारे ऊपर पाबंदी भी आ सकती है। पास्ट में भी हम देख चुके हैं कई बार जो है हम हमारे ऊपर एफएटीएफ की तलवार लटक चुकी है। हम पर जो है आईएमएफ भी बार बार ये कहता है कि आप अपने रिफॉर्म्स लेकर आएँ, और हमारे ऊपर वक्तन फ़वक्तन जो है अलग अलग किस्म के सैंक्शंस और पाबंदियाँ लग रही होती हैं। तो ये हवाला हुंडी का जो नेटवर्क है ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास जो है इसकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो हमें उन मामलात को जो है दुरुस्त सिमत में लाना पड़ेगा। दूसरा डिजिटल इकोनॉमी को लाना पड़ेगा। डिजिटल इकोनॉमी पे जब तक काम नहीं करेंगे तब तक जो है हम कोई ठोस पॉलिसी नहीं बना सकेंगे, और हमारी इकोनॉमी जो है वो रियल ट्रेजेक्टरी पे नहीं जाएगी, वो ग्रोथ का पैटर्न शो नहीं करेगी। हमारे जितने भी बिजनेस है वो इसी तरह से जो है वो हर्ट होते रहेंगे। रेमिटेंसेस जो है वो अगर हम देखें तो जितना भी ब्रेन ड्रेन होता है, तो एक छोटा सा चंक जो है वो हमारे पास उसका पैसा आता है। और रेमिटेंस जो है अगर हम सब करना चाहते हैं, अगर उस पर थोड़ा रिलाई करना चाहते हैं, तो हम जो है अच्छे जो है वो क्वालिटी जो चीज़ है वो एक्सपोर्ट करें, क्वालिटी सर्विस एक्सपोर्ट करें, और जो है डिफरेंट जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो है हम वैल्यू एडेड चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करें। तीसरा अगर हम देखें तो हमारा जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी है, उसको भी हमने अपनायत नहीं दी है, उसको भी जो है पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। और उसको उसको चेक एंड बैलेंस ना करना जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी एक समझे कि आगे जाके मिस्टेक साबित हो सकती है। और उससे जो है हमें डॉलर डॉलर पे काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ सकता है। पाक रुपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेप्रिशिएट कर सकता है। तो ये भी आर्टिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप गो थ्रू करेंगे तो आपको जो है ओवरऑल जो है मामला पता चलेंगे। इन आर्टिकल के बाद जो है अगर हम देखें तो आखिरी जो आर्टिकल है वो है मारी पेट्रोलियम से रिलेटेड। मारी पेट्रोलियम हम सब देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है रीसेंट टाइम्स में जो रीसेंट ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल परफॉर्मेंस दी है इसने। मारी पेट्रोलियम की जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि 70% जो इसकी एक्सप्लोरेशन है, इसके पास जो फील्ड्स हैं, इसको जो गवर्नमेंट की तरफ से गैस फील्ड्स मिली हुई हैं, तो 70% जो है सक्सेस रेशियो जो है उनका है। मारी जो है वो ऑपरेट करता है मारी गैस फील्ड में, ढाकरी में, सिंध में, दीगर जो है जो है उनको गैस रिजर्व्स मिले हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलॉट हुए हैं। तो वहाँ पर जो है वो एक्सप्लोरेशन करता है, और एक्सप्लोरेशन रेट जो है उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मारी लॉन्गर रन पे अगर हम देखें तो बहुत अच्छा स्टॉक है, और इसकी जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल है। लेकिन जो तवक्का की जा रही है फर्स्ट क्वार्टर के जो आदाद शुमार आए हैं, और अभी रिसेंटली इसने जो है 800% बोनस दिया है, 134 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो उससे जो है इसकी बुक वैल्यू भी कम हुई है। बुक वैल्यू कम होकर जो है इसकी 21 रुपये 66
66 पैसे हो गई है। और दूसरा जो है, जो ये अभी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, वो 10.84 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और दूसरा जो इसकी ईपीएस आई है अभी बोनस के बाद, जो 16 रुपये की ईपीएस आई है, तो तवक्का की जा रही है पूरे साल में जो है 64 रुपये की अर्निंग होगी। 64 रुपये की अर्निंग के साथ जो उसका पास जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो जो है वो 12 के मल्टीपल पे चलता है, कमोबेश 12 के मल्टीपल के आसपास ट्रेड होता है। तो उस हिसाब से जो इसकी वैल्यूएशन बनती है वो 738 रुपये के करीब बनती है। तो 600, 700, 800 ये लेवल्स जो है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। नीचे अगर आता है 500 पे, 400 पे, तो वहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत बाइंग बन सकती है, हम जो है उसको कंसिडर कर सकते हैं एज इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है मारी के सारे मामला थे। 2025 के मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँ तो 2025 में फर्स्ट क्वार्टर में जो चीज़ें हम देख रहे हैं, तो इनके जो कॉस्ट है, कॉस्ट में जो है जो एक्सपेंशन एक्सप्लोरेशन के जो एक्सपेंसेस हैं, वो 68% जो है इसमें इजाफा हुआ है। तो जो है हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उनकी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो डेंट ले रही है। और उनकी जो परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो सेल्स में भी जो है 6% की कमी हुई है। तो ये छोटे मोटे मामला थे जो थोड़े बहुत कंसर्निंग है, जिससे मामूली जो है हम देखें जो इनकी जो ईपीएस है उसमें फ़र्क आ सकता है। तो आगे जाके मारी क्या मामला रखते हैं, तो आगे जाके मारी का अगर हम देखें तो मारी जो है उनकी सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, उसमें एक तो है मारी माइनिंग कंपनी और दूसरा मारी टेक्नोलॉजी। तो ये अपने आप को जो है वो डाइवर्सिफाइड कर रहा है, अपने बिजनेस को जो है वो डाइवर्सिफाइड कर रहा है। अब जो है हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं हमारा जो डेटा है जो मार्केट से एक्सट्रैक्ट होता है। सबसे पहले हम फीपीलीपी का डेटा देखें, तो फीपीलीपी के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो 24 दिसंबर को ट्यूसडे के दिन सबसे बड़ी जो मेजर बाइंग आई है वो बैंक्स की तरफ से आई है। इसके बाद अगर हम देखें जो सेकंड बायर था बड़ा, वो हमारे इंडिविजुअल्स थे। इसके बाद जो बायर था वो आपकी कंपनीज थी। फिर जो बाइंग हमने देखी वो थी म्यूचुअल फंड्स की। सेलिंग में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो सेलर हमें विटनेस हुआ है वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस में है। इसके बाद जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं। फिर जो है ब्रोकर प्रोप्राइटरी एंड ट्रेडिंग है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी एंड ट्रेडिंग में जो है वो ज़्यादातर जो माल आ रहा होता है वो ओपन पोजीशन का, एमएफएस का ज़्यादा माल आ रहा होता है। चूँकि अभी 2 दिन रह गए हैं रोल ओवर वीक को, 26 और 27 दिसंबर, थर्सडे और फ्राइडे जो है रोल ओवर वीक का जो है वो लास्ट डे है। तो उसमें आप लोग के साथ चंद आदाद व शुमार शेयर कर दूँ जो फ्यूचर में माल ज़्यादा खरा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एयरलिंक का जो है वो फ्री फ्लोट का, यानी टोटल जो फ्री फ्लोट है मार्केट में उसका 5% जो है हम समझे दिसंबर के काउंटर में खरा हुआ है, बाइंग खरी हुई है। सबसे ज़्यादा जो बाइंग खरी हुई है दिसंबर काउंटर में वो KOSM की खरी है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो दीवान फारूक मोटर है। थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो नेटसोल है। इसी तरह जो है फ्लाइंग सीमेंट जो है वो भी यानी आप समझे कि काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये एमएफ में भी काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लाइंग खरा हुआ है। तो फ्लाइंग दिसंबर में जो है वो 7% फ्री फ्लोट का खरा है। वेव्स है इस तरह से 8% जो है वो वेव्स फ्री फ्लोट का खरा हुआ है। तो ये कंपनीज जो है इनमें थोड़ा बहुत आपको मोहतात रह के काम करना होगा। अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो यानी कोशिश करें कि उन स्क्रिप्ट में फ्रेश बाइंग करें, और जो है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कोशिश करें उन स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग करें जिनमें ओपन पोजीशन कम हो। जितना ओपन पोजीशन कम होगा तो आपको ये तसल्ली होगी कि इसमें सप्लाई नहीं आएगी। उस हिसाब से ओपन पोजीशन जितना ज़्यादा खरा होगा तो उसमें जो है सप्लाई का खतरा रहता है। जब मार्केट जो है बिहेव नहीं करती उस हिसाब से, और मार्केट में कोई नेगेटिव टेंडेंसी आती है, जो है नेगेटिव मार्केट जो है वो न्यूज़ को ट्रिगर करती है, तो फिर जो है ऐसे स्क्रिप्ट होते हैं जिनमें सप्लाई आ सकती है। वो स्क्रिप्ट जो है जो फंडामेंटल साइड पे इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो उनमें जो है ओपन पोजीशन भी ज़्यादा खरा है, तो वो आप समझें कि वो थोड़ा बहुत डेंट दे सकता है। फिर जो है इन्वेस्टर जो है वो ब्लीड करता है, इन्वेस्टर जो है स्टक हो जाता है। एयरलिंक की आप लोग के साथ बुक वैल्यू शेयर कर दूँ तो एयरलिंक की जो बुक वैल्यू है वो 34 रुपये 30 पैसे है। मल्टीपल पे ट्रेड जिस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है वो 27.18 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर फर्स्ट जो क्वार्टर है इसकी जो ईपीएस है वो 89 पैसा की जो है इसकी ईपीएस है। यानी आप समझे कि अपनी जो अर्निंग है उससे 27 गुना ओवर ट्रेड कर रहा है।
केएसई 100 इंडेक्स जो है हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है वो जिस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है तो वो 7.47 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, यानी आप समझे तकरीबन पौने 8 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है केएसई 100 इंडेक्स। तो उससे कई गुना ज़्यादा जो है एंडलिंग ट्रेड कर रहा है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो फ्लाइंग सीमेंट, वंस अगेन इसकी बुक वैल्यू जो है वो 17 रुपये की है। जिस मल्टीपल पे वो ये ट्रेड कर रहा है 388 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जबकि हमारा के सी 100 इंडेक्स जो है 4.47 के 7.47 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। इसकी जो ईपीएस है वो 3 पैसे की ईपीएस है अर्निंग फर्स्ट क्वार्टर की। इसके बाद अगर हम देखें तो नेटसोल नेटसोल की जो बुक वैल्यू है 117 रुपये की बुक वैल्यू है। जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है पीई रेशियो वो 9.77 है, और इसकी ईपीएस जो है वो 2 रुपये 19 पैसे की है फर्स्ट क्वार्टर। नेटसोल फिर भी बेहतर है, लेकिन नेटसोल में अगर हम देखें तो फ्यूचर में बाइंग जो दिसंबर काउंटर में बाइंग है वो 10% से अबव है। जब भी कोई कंपनी फ्री फ्लोट का 10% से अबव आइदर ओपन पोजीशन में, चाहे वो बदला हो चाहे वो फ्यूचर हो, खरी होती है तो उसमें जो है सप्लाई आ सकती है, मुतवक्की होती है, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। तो फंडामेंटल साइड पे पहले चीज़ें देख लें। फंडामेंटल साइड पे अगर ग्रोथ है और जो है लोगों ने बाइंग की भी है ओपन पोजीशन में तो फिर बेहतर है, लेकिन अ, कुछ स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं कि जो फंडामेंटल साइड पे इतने बेहतर नहीं होते, लेकिन पब्लिक ने जो है उसको माल लिया हुआ होता है, ओपन पोजीशन में माल लिया होता है, तो उसमें जो है सप्लाई कभी भी आ सकती है। सेम इस तरह ब्लैंक सेल, जो ब्लैंक सेल लोगों ने मारा हुआ है उसका डेटा अगर हम देख लें तो सबसे ज़्यादा जो ब्लैंक सेल लगी हुई है वो वंस अगेन एयर लिंक में ही लगी हुई है, और जो है हम देखें तो फ्री फ्लोट का 1.5% यानी जो है वो ब्लैंक सेल लगी हुई है। बाइंग ज़्यादा खरी है फ्यूचर में और ब्लैंक सेल जो है उससे कम है, लेकिन ब्लैंक सेल के डेटा में सबसे ज़्यादा जो ब्लैंक सेल है वो एयर लिंक में लगी हुई है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो जो है वो आपका ATRL है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो सरले है और SSGC है, SYM है। तो इनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लैंक सेल लगी हुई है। GHNI है, इसमें भी अगर हम देखें तो ब्लैंक सेल लगी है। तो इनमें भी जो है वो रोल ओवर करना है और एक काउंटर से दूसरे काउंटर जो है ये सारे स्क्रिप्ट जो है वो मूव होंगे। MFS की बात कर लें तो MFS जो है वो मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम है। मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम में जो इस वक्त रेट चल रहा है वो काइबोर +8 है। तो तकरीबन आप समझें कि 18% के करीब जो है वो कम अज़ कम मिनिमम साइड पे 18% के करीब साल का जो है इस पे इंटरेस्ट लग रहा होता है, सूद लग रहा होता है। MFS में जो है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुद से जा रहे होते हैं, जिनकी स्ट्रेटजी होती है। जो बड़े हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं वो MFS में अगर कोई पोजीशन बनाते हैं तो सोच समझ के बनाते हैं। ज़्यादातर होता ये है MFS में जो डेटा आ रहा होता है, ज़्यादातर लोग जो है वो स्टक हो जाते हैं और इसके बाद जो है MFS में जाते हैं, यानी बगैर सोचे समझे जो है वो ट्रेड ले लेते हैं, और इसके बाद जो है उनके पास पैसे नहीं होते उसको फिल करने के लिए, उनको जो है ट्रेड को सेटल करने के उनके पास पैसे नहीं होते, तो वो जो है बदले में जा रहा होता है MFS में जा रहा होता है। MFS जो है वो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है ब्रोकरेज हाउस का। इसको इन हाउस बदला जो है आम ज़बान में कहा जाता है। तो MFS में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो पोजीशन खड़ी हुई है वो है आपकी फ्लाइंग की। फ्लाइंग में जो है MFS में 10% है, और फ्री फ्लोट के जो फाइनेंसिंग हुई है ओपन पोजीशन, और फ्यूचर में अगर हम देखें तो 7% है। तो फ्लाइंग जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो कॉसम है। कॉसम वंस अगेन बदले में 10% खरा है, और जो है फ्यूचर में अगर हम देखें तो उसमें भी काफ़ी लंबी चौड़ी पोजीशन 17% की खरी हुई है। तो ये स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एडलिंग भी जो है वो इसमें है 4.89 का है। तो इन स्क्रिप्ट्स में जो है वो सप्लाई आ सकती है, कभी भी सप्लाई आ सकती है। फंडामेंटल साइड पे जो है इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। नाज़रीन, अब जो है हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसे स्क्रिप्ट को स्टडी करें जो हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ अगर हमें काम करना हो, हमारा फोकस हो, तो हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। और इसमें जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट का नाम है MCBIM। MCBIM क्या कंपनी है और क्या काम करती है, तो ये जो है इन्वेस्टमेंट बैंक है। और जो है अभी हालिया हमने मामला देखे कि जो इकरा यानी जो बैंक्स में जो डिपॉजिट पड़े थे वो डिपॉजिट जो है वो शिफ्ट होके स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। हम ये यानी हर जगह से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि जो पैसा है स्टॉक मार्केट में आ रहा है। तो ये जो एक कंपनी है इसमें जो ये मामला थे थोड़े बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं, बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं।
एमसीबीआईएम की इसका जो बुक्स है, जो इसके ईयर एंड था, तो उसमें हर साल जो है कंपनी अपना पूरा डिटेल निकालती है, अपने पूरी डिटेल रिपोर्ट निकालती है। तो उसमें जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी जो है एक पोर्शन होता है। तो 30 जून के आदाद व शुमार के मुताबिक 2024 के जो सबसे बड़ी जो उसकी होल्डिंग है वो एमसीबी बैंक की ट्रेजरी है। सेकंड नंबर पे जो अगर हम देखें इसका बायर है, जिसके पास ज़्यादा शेयर्स हैं इसके, वो है आदमजी इंश्योरेंस कंपनी 7.59। तो ये दो कंपनीज़ हैं जिनके पास मेजर होल्डिंग है। इसमें क्या मामला ऐसे नज़र आ रहे हैं, तो हम इसके देखें तो इसकी जो मल्टीपल है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और पिछले साल अगर हम देखें 2024 की अर्निंग देखें तो तकरीबन 12 रुपए की इसकी अर्निंग थी पूरे साल की, 11.96 पैसे की जो है पूरे साल की अर्निंग थी। फर्स्ट क्वार्टर की जो इसकी अर्निंग आई है वो 3.80 की अर्निंग आई है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 24 रुपये 52 पैसे की बुक वैल्यू है। 4.30 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, जबकि हमारी मार्केट जो है वो 7.25 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है। तो अगर ये 6.5 के मल्टीपल पे भी जाने की कोशिश करता है तो उसकी जो वैल्यूएशन बनेगी वो 101 रुपये की बनेगी। तो एम सी बी आई एम जो है, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। वंस अगेन, जो भी काम करें, जो भी पोजीशन बनाएं, आपकी स्टडी होनी चाहिए। हमारी तरफ से कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हमने आपको जितना जितना हो सकता है जो डेटा है वही एक्सट्रैक्ट करके बताया है। इस डेटा की रसाई जो है आप लोग के साथ सोर्स भी शेयर किया है। अगर आपको फ्यूचर का डेटा जानना है तो आप जो है dps.psx.com.pk के डाउनलोड्स में जाएंगे तो वहाँ आपको ये आदाद व शुमार मिल जाएंगे। ब्लैंक सेल का जो डेटा है उसकी भी रसाई वहीं से होगी। इसके अलावा एमएफएस का अगर आपको डेटा देखना है, एमएफएस में कौन से ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो पब्लिक ने ज़्यादा लेके रखे हुए हैं, तो वो जो है आपको नेशनल ट्रेडिंग की वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपने अगर इसमें कोई स्क्रिप्ट में जो है एमएफ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माल नहीं आ सकता। एमएफ, एमटीएस, दूसरा फ्यूचर है, इसमें अगर लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग की भी है तो यानी ये थोड़ा बहुत अलामत ऐसी है कि इनमें सप्लाई आ सकती है अगर स्क्रिप्ट जो है वो फंडामेंटली ओवरबॉट चल रहे हैं और जो KC 100 इंडेक्स है, हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है, सो ऊपर चल रहे हैं। नाज़रीन, ये था ध्यान, और कोशिश होगी कि आपके साथ मज़ीद डेटा शेयर करें। इन्वेस्टर जो कॉन्फिडेंस है उसको बहाल करने के लिए इन्वेस्टर अवेयरनेस के रिलेटेड जो है वो वीडियोस बनाने की कोशिश की जाएगी। मेरी कोशिश यही है कि ये जो ध्यान सीरीज़ है, मार्केट ध्यान, वो एवरी वीकेंड लेकर आऊँ और एवरी वीकेंड जो है हम कोशिश करें कि स्क्रिप्ट को जानें। इसके अलावा आप लोग का जो फीडबैक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए। आप जो है कमेंट्स में अगर मुझे बताएंगे कि कौन से स्क्रिप्ट पे जो है नेक्स्ट वीडियो में फ़ोकस करना चाहिए, तो मेरी भी कोशिश होगी आप लोग के साथ वो फ़ोकस करूँ। कोशिश यही होगी कि एक दो स्क्रिप्ट जो है हम ऐसे लेकर आएँ, आइडेंटिफाई करें जिसमें एक अच्छा हम गेन ले जा सकते हैं। हमारी स्टॉक मार्केट, जो मेरा बिलीव है, जो मेरी यानी आप समझे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक जो है हमारी जो स्टॉक मार्केट है अच्छा कैपिटल गेन दे सकती है। मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, हमारी कंपनीज जो है लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी कंपनी में ज़्यादा पोटेंशियल है जिसमें हमारे पैसे भी स्टक ना हो और हम जो है यानी मार्केट से ब्लीड ना करें और हम जो है एक अच्छा कैपिटल गेन ले जाएं। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि इसमें जो ये सीरीज़ है और आगे भी जो वीडियोस बनेंगे उसमें कुछ ऐसे स्क्रिप्ट जो है वो आइडेंटिफाई करें जिसमें आपको बेनिफिट हो और आप जो है यानी उन स्क्रिप्ट को समझना शुरू करें, आपकी उनकी ध्यान अच्छा हो और आप जो है अपने उसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकें। नाज़रीन, इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।